1.67 आती है तो मोनोटॉमिक है, समझा कि नहीं है? हाँ समझ गए। सर डायटोमिक गैस 1.4 आ रही है वैल्यू, एग्जैक्ट करना, इसमें गलती मत करना। यस आसपास आ रही थी। चलो नोट करना फिर आगे। अब आगे नोट करना है। अभी हमने किया, डिटेल ले ली मैंने हीट कैपेसिटीज की, जितनी भी डिटेल थी ऑलमोस्ट सारी डिटेल ले ली है इसके अंदर, ठीक है? तो अब इसके अंदर नोट करना क्वेश्चन अभी, और वो ध्यान रखना मैंने जो डेल्टा एच के फॉर्मूले लिखवाए थे, याद है सबको? डेल्टा एच का फॉर्मूला उसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। डेल्टा एच का फॉर्मूला लिखवाया, डेल्टा ई प्लस मैं यूज करूंगा, ध्यान रखना। पी डेल्टा वी तो मैं यूज करता ही हूँ, पी टू वी टू ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, माइनस पी वन वी वन ये भी यूज करूंगा मैं। डेल्टा एच को डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी बी ये भी यूज होता है, ये भी यूज होगा, ध्यान रखना चीज का, ये सारी चीजें यूज होती हैं। और डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी पी यूज होगा, है ना? ये वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेल्टा एच, वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेल्टा एच। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन नोट करना अभी। क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा, और मैंने एक चीज और तुम्हें बताई कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हमेशा ज्यादा होती है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन कई बार अगर जैसे वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो उस केस में सीवी भी ज्यादा हो सकता है, उस केस में सीवी भी ज्यादा हो सकता है। एक्चुअल में सीपी क्या होता है? सीवी प्लस आर होता है ना। आर हमारा वर्क डन की टर्म में डिफाइन होता है। आर किसकी टर्म में डिफाइन होता है? वर्क डन की टर्म में। आर क्या है? जूल पर केल्विन पर मोल, यही तो है इसकी वैल्यू, जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसको हम वर्क डन की टर्म में भी डिफाइन करते हैं कि एक मोल गैस जो काम करेगी जब उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ेगा, सही ना? तो वो वर्क डन भी होता है। वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ द गैस इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। तो ऐसे भी डिफाइन करते हैं हम, ऐसे भी डिफाइन करते हैं इसको। तो मान लो अगर कोई भी केस अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ध्यान रखना, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, if volume decreases on increasing the temperature, तो ये सोचना इस लाइन को, तो Cp जो है लेस देन Cv हो जाता है, तो Cp लेस देन Cv हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें क्लियर हो तो, वाटर जो है फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम क्या होगा उसका? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम क्या करेगा? घटेगा। 0 पे आइस है, आइस में वॉल्यूम बहुत ज्यादा, और 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में केज लाइक स्ट्रक्चर वेनिश करेगा, टूट जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो उस केस में अब टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो रहा है ना, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसमें सीवी ज्यादा हो जाता है, तो इस केस में सीवी ज्यादा हो जाता है, सही ना? इस केस में सीवी ज्यादा हो जाएगा। समझिए कि नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, सही ना? इस चीज को ध्यान रखना। तो ये एक ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो अगर 3 सब्सटेंसेस हैं, ये भी नोट करेंगे एक बार, सी की रिलेशन है। 3 सब्सटेंसेस हैं, N1 मोल है, N1 मोल है, N2 मोल है, N3 मोल है, उनके 3 सब्सटेंसेस हैं, N1 N2 N3 मोल्स हैं उनके। तो नेट जो Q होगा, Q टोटल क्या होगा उनकी वजह से? वो होगा Q1 हीट प्लस Q2 हीट प्लस Q3 हीट होगी। नेट Q जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है, क्योंकि हीट हमारा क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तीनों सब्सटेंस की वजह से जो टेम्परेचर राइज हुआ, जो टेम्परेचर राइज होगा तीनों टेम्परेचर के अंदर, वो सेम मान रहे हैं, राइज इन टेम्परेचर सेम लिया मैंने। तो इस केस में जो Q टोटल क्या होगा? Q टोटल क्या होगा? N1 प्लस N2 प्लस N3 होगा,
C here is molar heat capacity. C here is molar heat capacity into delta T is rise in temperature. Delta T क्या है? Rise in temperature. और Q1 क्या होगा? N1 C1 delta T और Q2 क्या होगा? N2 C2 delta T. Q3 क्या होगा? N3 C3 delta T. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? C का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चेक करो एक बार. डेल्टा टी सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट सी निकालने का फॉर्मूला बन गया. ये देखो, डेल्टा टी सब कैंसिल हो जाएंगे. नेट सी निकालने का फॉर्मूला बन गया N1 C1, ये भी मैं यूज करूंगा न्यूमेरिकल्स में, प्लस N2 C2 प्लस N3 C3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3. तो प्लस इंटू सी तो नहीं होगा? एक मिनट गया बस. बोलो. N1 प्लस N2 N1 C1 प्लस N2 C2 प्लस N3 C3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3. ये नेट हीट कैपेसिटी निकालनी है अगर तुम्हें, जैसे तुम एवरेज मास निकालते थे, कुछ वैसा ही तरीका है नेट हीट निकालने का. नेट हीट निकालने का कुछ ऐसे वैसा ही तरीका है. नेक्स्ट, तो हीट कैपेसिटीज की हमने टर्म्स नोट कर लिए यहाँ पे. हीट कैपेसिटी का यूज में और भी, चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, इससे थोड़ा और क्लियर होगा. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से करना है. 0.06 मोल ऑफ KNO3, ध्यान से करना है बिल्कुल. .06 mole of KNO3 is added to 100 centimeter cube of water. ये म्यूट कर लेंगे अपने आप को एक बार. एट 298 केल्विन. ध्यान से समझना, क्वेश्चन का मीनिंग समझना. क्या बोला? 0.06 मोल ऑफ KNO3 is added to 100 centimeter cube of water at 298 Kelvin. The enthalpy of KNO3 aqueous, enthalpy of aqueous KNO3, enthalpy of aqueous KNO3 is 35.8 kilojoule per mole. 35.8 kilojoule per mole. After, calculate the rise in temperature. Calculate the rise, calculate the final temperature. तो calculate final temperature. Final temperature क्या होगा? After the solute is added, after the solute is added, after addition of solute. क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे. पहले हमने 0.06 मोल सॉल्ट ऐड की है 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ग्राम पानी के अंदर, जो कि 298 केल्विन पे है, यानी रूम टेम्परेचर पे है. तो कह रहा है एंथैल्पी ऑफ एक्वस KNO3 35.8 किलोजूल पर मोल. एंथैल्पी उसकी कितनी है? 35.8 किलोजूल पर मोल. तुम्हें बताना है कि सॉल्यूट ऐड करने के बाद फाइनल टेम्परेचर क्या होगा. फाइनल टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ेगा, वो कितना बढ़ जाएगा टेम्परेचर, वो बताना तुम्हें.
निकालिए आंसर। चेक करेंगे, देखो 0.06 मोल के NO3 है, क्लियर। 0.06 मोल के NO3 है, इसको हीट ऐड किया हमने, श्रेया 293। श्रेया चेक करो एक बार आंसर, 5 केल्विन से बढ़ेगा। देखो हमने 0.06 मोल के NO3 ऐड किया 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर एट 298 केल्विन, तो एंथैल्पी ऑफ एक्वस KNO3 इज 35.8 किलो जूल पर मोल है। एक मोल के लिए इतनी एंथैल्पी 35.8, हमने कितना ऐड किया है 0.06 मोल, तो नेट क्यू कितना हो जाएगा 35.8 इंटू 0.06, ये किलो जूल में है तो उसको करेंगे जूल में, तो इंटू 1000। और ये हीट जो है ये क्या करेगी, वाटर का टेम्परेचर राइज करेगी। वाटर की स्पेसिफिक हीट तुम्हें पता होनी चाहिए कितनी है। वाटर हमारे पास कितना था 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 100 ग्राम, 100 ग्राम है ये। अब कैसे होगा आगे, 100 सेंटीमीटर की वाटर है, 100 ग्राम है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है 4.18। नेट हीट हमने निकाल ली, कितनी हीट है 35.8 इंटू 0.06, इतनी है ना हीट, इतनी हीट आ गई, और जूल में इतनी हीट आ गई। और ये हीट क्या कर रही है, वाटर का टेम्परेचर राइज कर रही है। वाटर में डालेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है, थोड़ा सा टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। तो 100 ग्राम वाटर था, 100 इंटू 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इंटू डेल्टा टी आएगा राइजिंग टेम्परेचर, डेल्टा टी। यहां से डेल्टा टी तुम निकालोगे तो ये आ रहा है 5 के आसपास, चेक करना 5 आ रहा है क्या श्रेया, यही आया ना 5 श्रेया। यस सर, हाँ, 5 ये आया। 5 आ गया तो हाँ T2 माइनस T1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। T2 माइनस T1 इक्वल टू 5, तो T2 क्या है, T1 298 केल्विन है, वाटर हमारा था 298 केल्विन पे, तो 298 प्लस 5, 303 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर जो वाटर का है वो 303 केल्विन हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर जो है वो हो जाएगा 303 केल्विन। श्रेया T2 में देखो ना श्रेया, डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला टेम्परेचर बढ़ा होगा कि कम होगा। ओके सर, ओके सर। सही ना, टेम्परेचर बढ़ गया ना इस तरह से। और कोई भी सॉल्ट डिजोल्व करती है तो हमें मानना है कि वो एंडोथर्मिक इफेक्ट से डिजोल्व कर रही है, तो 303 केल्विन आ जाएगा आंसर। सही ना, 303 केल्विन, तो ये याद रखना इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक, इसको भी एक ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे एक बार कि 1 ग्राम, ध्यान सुनना, 1 ग्राम सब्सटेंस है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए इज, ए को लिख देते हैं टेम्परेचर है एट 100 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए एट 100 डिग्री सेल्सियस is added to 100 milliliter water at 25 डिग्री सेल्सियस। समझ गए कि नहीं, पहले यहाँ मतलब समझेंगे। कोई सब्सटेंस ए है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब उसको पानी में डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है, कोई गर्म चीज डालेंगे पानी के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा। हमने 100 मिलीलीटर पानी के अंदर सब्सटेंस ए को डाला है, सब्सटेंस ए है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और सेम चीज हमने रिपीट की सब्सटेंस बी के साथ और सी के साथ सेपरेट फनल्स में। 100 मिलीलीटर वाटर हमने दूसरे वेसल में लिया और सेम चीज रिपीट की, सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड विद सब्सटेंस बी एंड सी इन सेपरेट वेसल्स। सेम प्रोसीजर is repeated with substance B and C
इन सेपरेट वेसल्स, सेपरेट वेसल्स के अंदर। अब तुम्हें बताना है कंपेयर फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर विद दीज सब्सटेंसेस। कंपेयर फाइनल टेम्परेचर with A, B and C, with A, B and C, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है सब्सटेंस A, B और C की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये दे रखी है 0.6, 0.4, 0.2, 0.6, 0.4, 0.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सेम चीज। अब तुम्हें बताना है फाइनल टेम्परेचर किस में ज्यादा आएगा। फाइनल टेम्परेचर किस केस में ज्यादा आएगा, ओरली भी बता सकते हो और कंसेप्ट से भी। सर हेलो सर बोलो। सर जो क्वेश्चन में बोले कि A at 100 डिग्री सेल्सियस added to 100 मिलीलीटर H2 at 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब A 100 डिग्री पे और वाटर 25 पे है। हाँ लिखा तो है क्वेश्चन में क्लियर, मुकुल क्वेश्चन क्यों रिपीट कर रहा है, आंसर बता उसमें। हाँ निकाल रहा हूँ सर, यही थोड़ा सा डाउट है। चलो।
चलो देखो जरा, फाइनल टेम्परेचर किस केस में ज्यादा होगा? फाइनल टेम्परेचर किस केस में ज्यादा होगा? हाँ श्रेया, एक्सप्लेन कर सकते हो उसे? सर बोलो। सर जो सॉल्यूशन हो बनेगा हमारा ए या फिर बी मिक्स करके, उसमें जो हम सी की वैल्यू लेंगे, वो स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी, वो वाटर की लेंगे ना? कुणाल एक मिनट गया, ये तो अगर तू वाटर ले रहा था वाटर की लेगा, सब्सटेंस ले रहा तो सब्सटेंस की लेगा। तो जो उसका मिक्सचर बनेगा लास्ट में। मिक्सचर बनेगा उसमें पानी को अलग ले, फाइनल टेम्परेचर बस तेरे को ये पता है कि फाइनल टेम्परेचर जो है दोनों का सेम रहेगा, समझा? यही होगा ना इक्विलिब्रियम पे? यस सर। बस ये तेरे को पता है, और बाकी तू खुद सोच। सर तो फिर जिसका सी सबसे ज़्यादा होगा उसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रेज करेगा। चलो देखते हैं, सी ज्यादा, हाँ तो उसका वही टी ए टी बी टी सी। एक बार श्रेया तुम एक्सप्लेन करो उसको, श्रेया। तो मैंने तो ऐसे डायरेक्टली करा था कि स्पेसिफिक हीट जिसका ज्यादा होता है उसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें हीट कंटेंट ज्यादा होगा। हाँ उसके अंदर हीट कंटेंट ज्यादा होगा, मतलब इसमें हमें 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 0.6 हीट देनी पड़ती है, तो ये रिलीज भी ज्यादा करेगा, यानी पानी को देगा भी ज्यादा, यानी ये पानी को देगा भी ज्यादा। नहीं समझ आ रही बात? यस सर। यस सर। तो ये पानी को जब हीट एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, तो 1 केल्विन से जब टेम्परेचर इसका फॉल करेगा तो हीट देगा भी ज्यादा, 0.6 देगा ये। 1 ग्राम सब्सटेंस ए 1 केल्विन से टेम्परेचर फॉल करता है तो 0.6 जूल हीट रिलीज करेगा। तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि heat capacity is also defined as amount of heat released when temperature of 1 gram of substance falls by 1 degree Celsius या 1 Kelvin. Amount of heat released when temperature of 1 gram of substance falls by 1 degree Celsius और falls by 1 Kelvin, एक ही बात है। और अगर मेरे को इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है, मैं मान लो मैंने तुमसे बोला कि फाइनल टेम्परेचर निकालो हर केस में, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर आल्सो इन ऑल केसेस, निकाल सकते हो क्या ये? श्रेय निकाल सकते हो इस चीज को, फाइनल टेम्परेचर? अच्छा, फाइनल टेम्परेचर जो है चाहे वो पानी हो या सब्सटेंस हो, दोनों का सेम होगा? यस सर। नेट हीट कंटेंट दोनों के पास सेम रहेगा। पानी है, पानी 100 ml पानी है, 100 ml पानी के अंदर मैंने सब्सटेंस ए डाल दिया, ये सब्सटेंस ए है सपोज, ये ए डाल दिया मैंने इसके अंदर, तो ए का जो टेम्परेचर होगा फाइनली और जो पानी का टेम्परेचर होगा इक्विलिब्रियम पे सेम रहेंगे, अलग रहेंगे? सेम हो जाएंगे सर। सेम हो जाएंगे। और नेट हीट कंटेंट दोनों में सेम होगा, नेट हीट यस कंटेंट सर। भी सेम होगा। तो इसकी वजह से जो हीट कंटेंट, इसकी स्पेसिफिक हीट ए की दे रखी है 0.6 और वाटर की मेरे को पता है 4.18 होती है, वाटर की 4.18 होती है। इनिशियल टेम्परेचर पानी का है 298 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर सब्सटेंस का है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि फाइनली दोनों के सेम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ क्यू, जो इसने सब्सटेंस ए ने जो हीट रिलीज करके दी उसको, वो क्यू होगा इसका, ध्यान देना अगर समझ आता तो, 1 मास into specific heat capacity into delta T, that is rise in temperature, which is equal to T2 minus 373। ये होगा कि नहीं इसका क्यू? यस सर, इक्वेट कर देंगे वाटर से। इज इक्वल टू वाटर वन लेगा, वाटर हमारे पास 100 डिग्री 100 ग्राम है या 100 ml है, एक ही बात है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम, इनटू T2 इसका निकालना है जो कि सेम होगा ऊपर की तरह, और T1 जो होगा इसका होगा 298 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर निकल जाएगा इससे कि नहीं? यस सर। ऐसे ही तुम सब्सटेंस बी के साथ और सब्सटेंस सी के साथ निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। तो वो उससे निकाल लेना, टी ए टी बी टी सी आ जाएगा, सही है, टी ए टी बी टी सी आ जाएगा वो। किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो ये हीट कैपेसिटी वाला बेसिक पार्ट हमने क्लियर कर दिया। तुम ध्यान रखना चीज का कि मैं अभी कोई भी अच्छे न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ, मैं सिंपल बस एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ तुम्हारा। लेकिन हाँ, ये जेई एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, और छोटे छोटे एग्जांपल देख करके
उन चीजों को मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और ट्राई करना। इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई होता है और एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच होता है, ये तुम्हें पता है। एक क्वेश्चन ये ट्राई करना है, इसकी लैंग्वेज समझनी है इस क्वेश्चन की। व्हेन एन आइडियल डायटोमिक गैस इज हीटेड, diatomic gas is heated, the fraction at constant pressure, C dot P means constant pressure, the fraction of heat energy supplied which increases the internal energy, I dot E, internal energy, which increases the internal energy of the gas is, ऑप्शन दे देता हूं मैं इसमें, 2/5, 3/5, 3/7, 5/7। देखते हैं इसका आंसर कौन निकालता है।
हाँ, हो गया किसी का कि नहीं? चलो देख लो इधर अब। श्रेया बोलना आंसर। लक्ष्य, सेजल, श्रेया। हाँ, कैसे आया श्रेया, जल्दी बोलो। बोलो श्रेया। कांस्टेंट प्रेशर दे रखा वो डेल्टा श्रेया वॉइस क्लियर नहीं है श्रेया। चलो एक बार देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, सही है? मंडे से स्टार्ट करेंगे आगे। प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस नोट कर लेंगे एक बार इसको। देखो हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इसका मतलब हमें डेल्टा ई बाय डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच जो हमने नेट हीट दी है, डेल्टा ई जो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। When an ideal gas is heated at constant pressure, the fraction of the heat energy which increases the internal energy of the gas, सही ना? तो इसका मतलब डेल्टा ई बाय डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा ई क्या होता है? एनसीवीडीटी, पीछे बताया था मैंने, इसको भूलना ही मत, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए हमेशा। डेल्टा ई का फॉर्मूला एनसीवीडीटी, हाँ विधि सही है। और डेल्टा एच होगा एनसीपीडीटी, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल, cv बाय cp, cv हमारा 5/2r, ये बताया मैंने डायटोमिक गैस के लिए, और cv 7/2r, तो आंसर आ गया 5/7। 11th में किसी बच्चे का सही हुआ था विधि के अलावा? सर ऋतिका। बोला करो फिर आंसर। सर प्रथम। आंसर फिर बोला करो, हाँ आंसर बोला करो जरूर, सही ना? यहाँ तक अब थ्योरी मेरी खत्म हो चुकी सारी, बस एक रह गई थ्योरी, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोबारिक, आइसोकोरिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो अब ये थ्योरी खत्म हो जाएगी तो उसका न्यूमेरिकल चलने हैं थोड़े से टाइम, फिर नया टॉपिक चलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से करना, थर्मोडायनेमिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करना, इसको मत छोड़ो बिल्कुल, चैप्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ के रखना मंडे तक। कल तो हमारी ऑर्गेनिक की क्लास होनी है, 11th वाले बच्चे जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं बहुत ध्यान से करना उसको। कल अगर कन्वर्जेंस हुई तो मैं सबको अलाउ करूंगा, अदरवाइज जो बच्चे कर रहे हैं नाइट्रीन्स वगैरह चलेगा, नाइट्रीन्स, बेंजाइन, ये सब चलेगा कल, तो वो करेंगे, सही है? और अब टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना, मैंने 20 तारीख को टेस्ट इनका रखा हुआ है 12th वालों को, ऐसे ही तुम्हारा भी रखूंगा टेस्ट, तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना। और बाकी मैंने तुम लोगों को थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बोला था, सब कर रहे हैं, कई बच्चे मेरे को बता रहे हैं कि कर रहे हैं कि नहीं। तुम लोग भी करो योगा वगैरह, या फिर मैंने सूर्य नमस्कार का स्पेशली बोला था कि करते रहो, नहीं तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। 40 मिनट्स का टाइम जरूर निकालना इस चीज का, सही है? श्रेया, श्रेया, हाँ कर रहे हो ना? हाँ श्रेया सही है। नहीं मैं आ रहा हूँ, अब एक काम करो, वहीं पूछ लो, तो वहाँ पे लड़के होंगे ना, वो बता देंगे। हाँ वहीं पे उनसे पूछे ना, बता देंगे। नहीं मेरे को नहीं, लड़कों को पता होगा ना कहाँ रखना है।